हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग क्लास 10th जो सिलेबस है उस क्लास 10th को बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और वन बाय वन हम केमिस्ट्री के सारे लेसन्स को कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा। एक हिसाब से आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और फास्ट रिवीजन भी होगा इसके अंदर। तो हम लोग आज जो हम लोगों ने जो चैप्टर्स चुना है, यानी द टॉपिक विच आई हैव सेलेक्टेड टुडे इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का मीनिंग ये है कि आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला लेसन है। ठीक है, तो वहां से हमने स्टार्टिंग ली है और यहीं से हम पढ़ते जाएंगे, सारी केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो आप कृपया इस चैनल पे जो है वो बने रहेंगे और इसको आप पूरा फुल वीडियो जो है वो आप देखेंगे। ठीक है, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। मैं आपको पहले बताता हूं कि अपनी डेली लाइफ में अगर हम देखेंगे तो डेली लाइफ एक्टिविटीज के अंदर अगर देखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस होते हैं और हमारे सराउंडिंग्स में भी चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये तो प्रकृति का नियम होता है, यानी एक इट इज ए टाइप ऑफ नेचुरल फेनोमेनॉन। और इस नेचुरल फेनोमेनॉन को अगर हम उस केमिकल के परिवर्तन के रूप में देखें, यानी अगर हम देखेंगे तो केमिकल्स के रूप में अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर लाते हैं। ठीक है, जिस एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो ब्रेक होते रहते हैं और बहुत सारे कंपाउंड जो है वो उनका फॉर्मेशन भी होता रहता है। तो ये जो कंपाउंड्स की जो ब्रेकिंग है और जो इनका फॉर्मेशन है, ये ब्रेकिंग और फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं, जिनको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं और बिगड़ते हैं। लेकिन चूंकि हम केमिस्ट्री के टर्म में इसे देखने वाले हैं तो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं आपके सामने और ये जो चीजें हमने लिखी हैं आपके सामने वो वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। इधर मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को भी लिख रखा है। क्लियर है? तो वी शैल स्टार्ट नाउ फ्रॉम द चेंजेस। देखिए चेंजेस क्या होता है। चेंजेस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई चीज हो जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही हो। ठीक है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे चेंज कहा जाता है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर दो प्रकार के चेंज होते हैं। दो प्रकार के चेंज का मतलब होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि जो चेंजेस हैं वो कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिससे सबसे पहला आपका जो चेंज है उसका नाम है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब होता है बर्फ का पिघल जाना। ठीक है, तो बर्फ का पिघलने का मतलब होता है कि यहाँ पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर के अंदर ये कन्वर्ट होगा। अगर हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें तो वहां पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होगा। एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर की अगर बात करें तो वाटर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन आपके सामने जो यहाँ पे जो चेंजेस दिए गए हैं, इन चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि जहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यानी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनेगा। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ सकते हैं। जैसा कि आपने जो मैटर है उनके तीन स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर को आइस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी इसकी अदला बदली जो है वो हम कर सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, जहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और ये प्रक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे लिखा है मिल्क बर्स्टिंग, इसका मतलब होता है दूध का फटना। फिर लिखा है रस्टिंग, जिसका मतलब होता है जंग लगना। एंड फर्मेंटेशन, इसका मतलब होता है किण्वन, जिसको मैंने आपको अभी बताया ही है। एंड कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जलना, कोई चीज दहन कर जाए। एंड सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब होता है नाभिकीय विस्फोट, यानी सीधा मतलब होता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, वो इसी पे बेस्ड होते हैं। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं जहां पे नया सब्सटेंस बनता है, यानी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस जो है वो बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और दूसरी चीज, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। सीधा मतलब होता है कि ये दोबारा पुनः स्थिति में नहीं आ सकती, यानी एक बार अगर दूध फट गया है तो फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता। सेकंड ये है कि अगर आपने पेपर को जला दिया तो उसके जो एशेज होते हैं, जो उसके राख होते हैं, वो भी फिर कागज जो है वो नहीं बनाए जा सकते। तो दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। आप भी देख रहे होंगे अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदल जाती हैं
और कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा के लिए बदल जाती हैं, दोबारा उनको पुनः स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। ओके, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो ये मैंने आपको चेंजेस के बारे में बताया कि केमिकल जो चेंजेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। ठीक, जब कभी भी केमिकल चेंज या कोई फिजिकल चेंज या किसी प्रकार का अगर चेंज होता है तो वो चेंज अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो हमेशा केमिकल रिएक्शन को ही बिलोंग करता है, यानी वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही चेंज करता जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होते क्या है। इसमें ये होता है कि दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से कोई नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है ये एग्जाम्पल में ZNO which is also called जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इधर जो कंपाउंड्स लिखे हैं दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और ये आपका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट साइड में लिखा है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूं और ये भी R से डिनोट कर रहा हूं। जहां पे दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो सिचुएशन होती है, एक होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड जिधर रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और एक होता है राइट हैंड साइड जिधर प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है जब ये बनता है, यानी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं पहचान की बात करूं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो पहचान जो मतलब किसी भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, इसकी पहचान होती है कि उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए जाते हैं। जिससे सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टेट में चेंजिंग आ जाती है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया चलती है जिसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है और वेपर उल्टा, मतलब ये चीजें प्रक्रियाएं जो है वो चलती रहती है। यानी स्टेट में चेंजिंग आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, सेकंड है जिसको बोलते हैं चेंज इन कलर। ठीक है, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लिया आप धूप में आ रहे हैं तो आप देखिए आपकी स्किन का कलर टार्निश हो जाता है, ये पिंक कलर का होता है, इसका मतलब एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन कलर, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर हम साइट्रिक एसिड की रिएक्शन KMnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है, आप लिख लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का होता है। साइट्रिक एसिड की रिएक्शन KMnO4 पर्पल, KMnO4 आपका पर्पल कलर होता है। जैसे ही रिएक्शन किया जाता है तो जो रिएक्शन के बाद कलर आता है वो कलर डिसअपियर हो जाता है, यानी पर्पल कलर इज बिकम्स डिसअपियर। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन संपन्न हो गई। ठीक है, आगे हम देखें तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी। अगर कोई चीज कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होगी तो वो हॉट हो जाएगी, हॉट होगी तो कोल्ड हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसीलिए हमें ये जो टेम्परेचर वाला मामला होता है इसको हम दो रिएक्शंस में लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। चेंज इन टेम्परेचर मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास सिलेक्ट लाइम हो, सिलेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सिलेक्ट लाइम की रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा देता हूं तो आप देखिए कि एक प्रकार से हीटिंग डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा कि घर पे पुताई करने के लिए जो चूना वॉश किया जाता है उसको पहले लाके डाला जाता है, आप उसको देखिए काफी हीट हो जाता है, उबलने लगता है। तो वो एक प्रकार की जो है केमिकल रिएक्शन है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे आ जाते हैं इवोल्यूशन और एमिशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन और एमिशन का मतलब होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर या अधिकतर केमिकल रिएक्शन के अंदर उसका जो रिजल्ट होता है वो गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करा दें तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज होना ही है। ठीक है, यानी एसिड की रिएक्शन अगर किसी मेटल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जाता है। आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड है वो बॉटम में बैठ जाता है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बॉटम में बैठ जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर मैंने चॉक को डिसॉल्व कर दिया है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो चॉक है वो नीचे बॉटम पे बैठ जाएगी। इसे बोलते हैं PPT, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसकी क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन की ये फीचर्स हैं, यानी इनकी विशेषताएं हैं जो ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन संपन्न हो गया है। क्लियर है। अब आते हैं हम
कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें सवाल ये है कि आखिर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट में बदलेगा क्यों। ठीक है, इसके कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बात को देखें तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल को हमें जानना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, एक रिएक्टेंट्स होगा, एक होंगे या दो होंगे, ये रिएक्टेंट्स आगे चल के प्रोडक्ट में बदलने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में ये बदलेंगे, यानी रिएक्टेंट्स आर जस्ट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन लिख रहे होंगे तो जो रिएक्शन जब लिखेंगे तो रिएक्शन को लिखने के लिए इक्वेशन जरूरी है। ठीक है, जिसे हमने आपके सामने लिखा है इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दोनों बोथ गो साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन से लिखते हैं, तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर लिखा गया है सॉलिड, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड आपने लिया है जो कि सॉलिड, तो उसे ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में एस लिखा जाता है। ठीक है, एस लिखा जाता है। अगर हमने लिक्विड लिया है, ठीक है, तो लिक्विड के लिए हम एल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर गैस हमने लिया है तो हम इसके लिए जी शब्द का प्रयोग करते हैं। राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कभी कभी हम एक्वस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक्वस का मतलब वाटर, और इसके लिए हम एक्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। एक्यू, अगर कहीं पे अपर एरो दिखाई गई है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये गैस है। ठीक है, ये क्या है, गैस है। अगर कहीं पे डाउन एरो दिखाई गई, इसका मतलब ये पीपीटी है, जिसको हम प्रेसिपिटेट, अभी हमने बताया आपको कि इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट ये कहलाता है। और इससे तो आप वाकिफ हैं, जब हम ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है गिव्स आउट। क्या होता है, गिव्स आउट, यानी रिएक्शन ये देने वाला है, गिव्स आउट। अंडरस्टैंड, गिव्स आउट कहलाता है। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि सॉलिड को हम एस से लिखते हैं। मैं कुछ रिएक्शंस करके दिखा रहा हूं अभी। सॉलिड को एस से लिखते हैं, लिक्विड को एल से लिखते हैं, गैस को जी से लिखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की इक्वेशन में आप सारी चीजें नहीं लिख सकते। एक्वस को एक्यू से लिखा जाता है, जो अगर अपर एरो है तो उसे गैस माना जाएगा, अगर डाउन एरो है तो उसे प्रेसिपिटेट या पीपीटी कहा जाएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल एरो है तो इसे हम बोलते हैं गिव्स आउट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ZnO प्लस H2SO4 गिव्स आउट, यानी देता है, ZnSO4 देता है। क्लियर है? अच्छा, एक और इसके अंदर सिंबल होता है जिसको हम दो एरो से दिखाते हैं, ऐसे, ये होता है। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके सामने लिखा गया है, इसको मैं एक रिएक्शन से आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, एक एग्जांपल हमने लिया है N2 प्लस 3H2, ये 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ये आपके सामने एक रिएक्शन से लिखी है मैंने। अब इस रिएक्शन को हम इस टर्म में बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिखा गया है इसे इक्वेशन कहा जाएगा। सबसे पहली बात, आप देखिए N2 जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, आप इसको डाई नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये गैसियस स्टेट में पाया जाएगा, तो इसके नीचे हमने जी लिखा। क्या लिखा, जी लिखा। आप आगे देखिए हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में होता है, इसलिए जी लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा है अमोनिया, तो अमोनिया भी क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर गैस बनती है तो वो गैस रुक नहीं सकती, स्टोर नहीं कर सकती, जब तक हम उसको स्टोर करना नहीं चाहें। अगर रिएक्शन हो रही है तो गैस हमेशा अपने उस सरफेस को छोड़ के जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी गैस हैं। तो मैंने बताया गैस के लिए जी लिखा जाएगा, और यहाँ पे भी लिखा है कि अपर एरो गैस के लिए डिफाइन की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन देखिए अपर एरो यहाँ पे भी लगाएंगे हम, यहाँ पे भी अपर एरो लगाएंगे, और यहाँ पे अप एरो भी लगाएंगे। तो ये जो रिएक्शंस आपके सामने जो लिखी हुई है, जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, यहाँ पे जी 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 यानी सभी के सभी जो है वो गैस है, और ये अप एरो की तरह जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मैंने उसी को फॉलो किया है। और अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप देखिए ये वाला साइड जो है वो LHS है, और ये वाला जो साइड है वो RHS है। तो इधर जो LHS की तरफ जो लिखा जाएगा उसे रिएक्टेंट कहा जाएगा, रिएक्टेंट कहा जाएगा, और जो इधर लिखा जाएगा उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट कहा जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहा जाएगा। ठीक है,
तो ये इक्वेशन कहलाती है। यानी अगर आप सही से इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपको सही इक्वेशन आनी भी चाहिए। ओके, यानी और आपको ये याद रखना पड़ेगा किसको कब कैसे क्या कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन के बाद अगर हम आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब कितनी प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। मैंने आपके सामने एक दो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसको एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्बिनेशन या एडिशन बोथ आर सेम थिंग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है कंबशन रिएक्शन, थर्ड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिक्स्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेवंथ का रेस्पायरेशन, एट्थ का कोरोजन एंड नाइन्थ का रैंसिडिटी। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर यूपी बोर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीडेशन है एंड सेकेंड इज जिसको बोलते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वन बाय वन कॉम्बिनेशन ये सब सारी रिएक्शंस में बताने वाला हूं। पहला है, मैं सभी का टर्म यहां पे लिखूंगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि पहला मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इसमें ये कहा गया है कि दो रिएक्टेंट आपस में ज्वाइन होंगे। मान लेते हैं वो दो रिएक्टेंट क्या है, ए प्लस बी। सपोज दैट कि ए प्लस बी आर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, दे कंबाइन, यानी ये आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे ए एंड बी। तो इस प्रकार की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जहां पे दो लोग मिलके एक चीज बनाते हैं उसे हम एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैं एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं। एग्जांपल जैसे आपके सामने लिखा है H2 यानी हाइड्रोजन प्लस Cl2, ये गिव्स आउट 2HCl। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो मैं अपर एरो से दिखाऊंगा। यहाँ पे Cl2 भी गैस है, अपर एरो से दिखाऊंगा। यहाँ पे G लिखूंगा, यहाँ पे भी G लिखूंगा और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये भी क्या है, एक गैस है, इसको भी अपर एरो से दिखाया जाएगा। अब ये इक्वेशन पूरी हुई और ये इक्वेशन सही मानी जाती है। ठीक है, यानी ये इक्वेशन सही मानी जाती है क्योंकि मैंने इसको केमिकल इक्वेशन के दायरे में रख के ये काम जो है वो किया। तो ये H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। तो ये पहला कंप्लीट हुआ जिससे कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मेरे हिसाब से आप सभी पहचान जाएंगे कि कौन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन में आपको ध्यान ये रखना है कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। सेकंड है जिसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने के बाद आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली कंबस्टिबल, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जलेंगे। जैसे मान लिया ए कोई कंपाउंड है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा होगा CO2 प्लस वाटर और प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, यानी हीट प्लस लाइट, मैं आपको बोल रहा हूं हीट प्लस लाइट। ठीक है, यानी कोई एक कंपाउंड है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो CO2 वाटर और हीट और लाइट निकलेगी। ये फिक्स है कि CO2 और हीट और वाटर जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, कंबशन रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं। ओके, जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं CH4 और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसको जला दिया जाए तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट या लाइट। अच्छा, मैं एक चीज इसमें भूल रहा हूं, जब कभी भी इक्वेशन लिखी जाती है तो उस इक्वेशन में अगर आपको हीट लिखना है तो आप डेल्टा एक सिंबल होता है उसको बना दीजिए तो ये हो जाएगा, हीट कहलाता है ये। ठीक है, ये हीट कहलाएगा। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब तीसरी रिएक्शन है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने से क्या मतलब। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि कोई एक कंपाउंड होगा जो ब्रेक होकर दो कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लिया मैंने लिखा है मेरे पास एक कंपाउंड है उसका नाम है AB और इसको मैं इसकी अगर रिएक्शन में करा दूं तो ये बदल जाएगा A प्लस बी में। इसमें बदल जाएगा A प्लस बी में, ये बदल जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया है 2HCl, अभी मैंने बताया है ये कोई कंपाउंड है 2HCl, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं H2 प्लस Cl2 में, H2 प्लस Cl2 में, तो ये गैस है। मैं फिर से लिख रहा हूं, एक अपर एरो लगाएंगे, गैस है, अपर एरो लगाएंगे, ये गैस है और अपर एरो लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन वाली चलती है।
यानी वी कैन से लाइक दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं मिटाता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर होता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस करेगा, यानी उसको हटा देगा। ठीक है, तो इसमें अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है ए प्लस बी, या ए बी कोई कंपाउंड है, आपको मैं बताता हूं, लिख के बताता हूं। ए बी कोई कंपाउंड है, देखिए जरा लिखा है, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिसका नाम है ए बी, और उसकी रिएक्शन में सी से करा दूं तो ये कंपाउंड बन जाएगा ए सी प्लस बी। आप देखिए कि एक कंपाउंड को, यानी एक जो एलिमेंट है या जो एक एटम है उसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये हटाया गया प्लस H2। अब इसमें ये आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसकी इक्वेशन को पूरा करें। ठीक है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। आप देख पा रहे हैं कि ये सी नाम मतलब A प्लस बी, आप देखिए यहाँ पे A प्लस बी है, इसमें देखिए हाइड्रोजन को हटाया गया है। ठीक है, यानी किसी एक चीज को हटाया गया है। ओके, अच्छा, फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें दो लोगों को हटाया जाए, यानी डिस्प्लेस किया जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे कि ए बी प्लस सी डी, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ए बी प्लस सी डी गिव्स आउट ए सी प्लस बी डी। ठीक है, बी डी कहलाएगा। आगे आप देखें, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, जैसे अगर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से है कि कोई एक रिएक्शन हम लिखते हैं और उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। जैसे लिखा है BaCl2, क्या लिखा है? BaCl2 प्लस CuSO4, क्या होता है? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट CuSO4। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस CuCl2। अब आप देख लीजिए कि इस रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे तो दो जगह रिप्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आपको याद नहीं करना है, अभी आपको केवल इतना पहचानना है कि कौन सा किस प्रकार का रिएक्शन है। कभी कभी हाई स्कूल में आपका जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें केवल आपको ये बताना रहेगा कि रिएक्शन लिखी होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मुझे बता दीजिए कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है, यानी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट बिलोंग्स। ठीक है, तो आपको केवल रिएक्शन का टाइप बता देना है। ठीक है, रिएक्शन का टाइप। तो रिएक्शन का टाइप तब आपको पता होगा जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इस तरीके से माना जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच टू मोर एलिमेंट्स आर इंटरचेंज विद ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहां तक कंप्लीट किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैंने बताया कि वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो एग्जाम में आने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो पॉइंट है वो है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में देखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं, मैं इसको पहले बताता हूं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन बताता हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना या ऑक्सीजन को ऐड करना,
क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, बहुत साफ साफ मैंने लिख दिया है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को किसी कंपाउंड में ऐड कर देना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब हम रिडक्शन के बारे में जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे। यहां पे हमने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब यहां पे हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन को हटा दिया जाए। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का था मतलब, तो यहां पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को ऐड करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। फिर लिखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब आपको यहां पे लिखना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है, बस में। अच्छा, ये हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे हमारे सामने एक कंपाउंड है, अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है Cu, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। क्या हो गया? H2O। आपके सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे आप देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो कॉपर ऑक्साइड यहां पे लिखा है, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद बना कॉपर प्लस वाटर बना। आप यहां पे अगर देख रहे हैं, अगर मैं कहूंगा कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यहां पे कॉपर ऑक्साइड है, यहां पे कॉपर है, आप मुझे बताइए यहां पे कॉपर का क्या हुआ है? CuO। तो आप देखेंगे यहां पे लॉस ऑफ, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका रिडक्शन हुआ है। भाई हम यही तो बोलेंगे ना भाई, यहाँ पे क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए कॉपर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, बना दिया है कॉपर, तो हम बोलेंगे कि सर कॉपर का रिडक्शन हो गया। कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त रिडक्शन हो रहा होगा उसी वक्त उल्टा हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, तो इसका क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब चूंकि ये प्रक्रिया किसी रिएक्शन में साथ साथ होती है, यानी जहां रिडक्शन होगा वहां ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन होगा, या जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां ऑटोमेटिकली रिडक्शन होगा, इसलिए हम इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम एक शॉर्ट में एक नाम देते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन, यानी हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स का मतलब होता है रेड, मतलब रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपको पहली बात तो आपको ये याद करना है कि सर ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं। ये डेफिनेशन हुई किसकी? ऑक्सीडेशन की। तो पहली तो बात ये है कि आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन और आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम आते हैं जो हमारा प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। 7th यहां पे हम लिख रहे हैं रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो सेल है, यानी सेल का मतलब लिविंग सेल, जो सेल है हमारी, जो लिविंग सेल है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी रिलीज करती है, प्लस वाटर रिलीज करती है, प्लस CO2 रिलीज करती है, और इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनाती है, यानी कुछ वेस्ट जो है वो बनाती है। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे बताऊं तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। आप बोलेंगे रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है जो सेल के अंदर होती है। प्लीज डोंट कंफ्यूज विद ब्रीथिंग। सांस लेना का मतलब रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन आपने सांस लिया है वो सेल में जाए और सेल के अंदर जो फूड है, यानी जिसको ग्लूकोज बोलते हैं,
ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाए, और जल जाए तो क्या रिलीज करे, एनर्जी, H2O, CO2 एंड वेस्ट। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पायरेशन। ध्यान रखिएगा, रेस्पायरेशन की प्रक्रिया जो है वो केवल सेल में होती है। ध्यान रखिएगा, रेस्पायरेशन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ओनली टेक्स प्लेस इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। व्हेन glucose is oxidized, ध्यान रखिएगा, when glucose is oxidized in the presence of oxygen, it results into the energy, water, carbon dioxide and waste material. This is called respiration. और respiration के थ्रू ही आपको एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी स्टोर हो जाती है कहाँ पे, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, और एटीपी के रूप में स्टोर होती है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये स्टोर की जाती है, राइट। एडिनोसिन के रूप में ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है वो स्टोर की जाती है, और उसी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी इसी एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। आप एक टर्म में याद कर सकते हैं कि रेस्पायरेशन इज द फेनोमेनन व्हिच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली इन द सेल with the help of oxygen. It is oxidized, and that is glucose is oxidized into the energy, water, CO2 and waste. अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एक, जिसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन हमेशा आयरन ऑब्जेक्ट्स में होता है। कोरोजन की अगर हम बात करें तो कोरोजन एक आयरन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है, यानी जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कोरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे, हम ऐसे बोलेंगे कोरोजन का मतलब होता है स्लोली ईटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स या आयरन, यानी जितने भी चीज लोहे की बनी होती हैं, जो मेटल्स की बनी होती हैं, उनके अंदर कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे जो वो मेटल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या वो कोरोड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जंग लगना या मोर्चा लगना। आप देखिए आपके घर में जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन आयरन ऑब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों के अंदर जंग लगा होगा, और ये कोरोजन होता क्यों है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर आप देखेंगे तो ये नमी की वजह से ही होता है, यानी जहां मॉइस्चर होगा, जहां नमी होगी, वहां पे मॉइस्चर होगा और ऑक्सीजन होगा, अगर आप बोलेंगे तो वहां पे कोरोजन संभव है। ठीक है, कोरोजन जो है वो संभव है। और अगर आप कोरोजन की स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तो आप NaCl डाल दीजिए, तो जो जंग लगने की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप जो कोरोजन है उसकी स्पीड को अगर आप रोकना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑयल या ग्रीस जो है वो आप आयरन ऑब्जेक्ट्स पे लगा के रखिए ताकि वो कोरोजन ना होने पाए। आगे आ जाइए, 9 पॉइंट जो है वो है रैंसिडिटी, जो हमारा लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी का मीनिंग क्या है, रैंसिडिटी का मतलब होता है, देखिए ये मिल्क वाले ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, यानी जितने भी मिल्क ऑब्जेक्ट्स हैं, दूध से बनी हुई चीजें, वो कुछ देर बाद खराब होने लगी है, हम बोलते हैं कि उसके अंदर रैंसिडिटी आने लगती है, यानी खट्टापन आने लगता है। ध्यान रखिएगा, कुछ खट्टे वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ खट्टे वाले, जैसे दही हुआ, वो तो पहले से ही खट्टा होता है। ठीक है, लेकिन रैंसिडिटी के अंदर स्मेल भी स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बटर में या जो मिठाई होती है उसके अंदर रैंसिडिटी आने लगती है। रैंसिडिटी हमेशा देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रैंसिडिटी आएगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रैंसिडिटी आती है, और वो जो रैंसिडिटी होती है वो मिल्क वाले ऑब्जेक्ट्स को या जितने भी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खराब करने की प्रकृति रखता है। आप देखिए जितने भी चिप्स उप्स आते हैं तो उसमें आप देखिए कि चिप्स के अंदर गैस भरी होती है, तो वो गैस नहीं भरी होती है, बल्कि वो एंटीऑक्सीडेंट पड़े होते हैं जो रैंसिडिटी को रोकते हैं या नहीं होने देते, ताकि चिप्स और जो जितने भी पैक्ड चीजें हैं, पैक्ड मटेरियल है, वो बहुत दिनों तक सेफ रहे। इसीलिए उस पर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, ऐसे करके लिखा रहता है। तो रैंसिडिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो रैंसिड हो जाता है, यानी वो बेकार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड डेवलपिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो रैंसिडिटी कहलाती है। तो आज मैंने जो आपको लेसन पढ़ाया है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी और चाहिए, या ये जो लेसन है, अगर इससे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। ओके, हम लोग अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। मैं बिल्कुल क्लास 10 के हिसाब से चलूंगा,
अगला चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को मैं बताना चाहूंगा बाद में। एक होता है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, यानी आप देखिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो वो थोड़ी सी एक प्रैक्टिस वाली प्रक्रिया है, वो आपको मैं कराऊंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले हमें एसिड बेस जो है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम अगले टॉपिक पे हम एसिड बेस में जो है मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।